हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। जैसे कि बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आइए। तो ये ऑफलाइन में काफ़ी मात्रा में भीड़ रहती है बैचेस में। तो अब हम 3 जनवरी से आगामी परीक्षाएं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी और रेलवे एसएससी की तमाम जितनी भी एग्जाम है मेरे भाई, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है। आप सभी का सहयोग रहा तो परमानेंट फिर यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे। डेली क्लास का जो समय हमने रखा है सरस्वती एकेडमी सहारनपुर के यूट्यूब चैनल पर, ये डेली क्लास आपको 8 से 9:30 रात को प्राप्त होगी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, यूपी एसआई और मेरे भाई एसएससी जीडी या आगामी परीक्षा जितने भी आपकी रेलवे है या आपकी एसएससी की सभी क्लासेज, इसमें मैथ्स, जीएस, रीजनिंग सभी तमाम क्लासेज आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया है, सरस्वती एकेडमी को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, तो आगे भी आपका ऐसे ही एक भरोसा, एक सहयोग बना रहा। तो दोस्तों, आपके और हमारे सहयोग से सरस्वती एकेडमी उन ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेगी ऑनलाइन। आप लोगों का सहयोग चाहिए, फिर हर एक बच्चे पर, हर एक विद्यार्थी के कंधों पर सितारे को जरूर लगवाना। ऑफलाइन की भीड़ देख चुके हैं आप, अब ऑनलाइन में भी महारत हासिल करनी है। तो आइए इसी कदम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लास सेकंड रहेगी आज, वो रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मार्केट में सब लेन देन तो जरूर करते हैं, आइए उस लेन देन को अच्छी तरह से हम समझेंगे कि लाभ हानि क्या है। बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा नजदीक है, तो प्रैक्टिस सीरीज है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस सीरीज ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन नहीं हो पाएगा। आइए इसका पहला प्रश्न लगाते हैं। देखिए, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा। खरीदने को बोलते हैं मेरे भाई सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। 315 रुपये में उसमें बेच दी गई। बेचना मेरे भाई क्या कहलाता है? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। हमसे पूछा गया है दोस्तों कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। थोड़ा सा हल्का सा इसका एक हम बेसिक समझ लेते हैं, हल्का सा। दुकानदार तो आपने बहुत सारे देखे होंगे मार्केट में, लेन देन कैसा करते हैं, इस दुकानदार को हल्का सा समझ के चलते हैं। ठीक है, शॉपकीपर, कोई मान लेते हैं कोई शॉपकीपर है, यानी कि कोई दुकानदार है। ठीक है, कोई दुकानदार है। ये दुकानदार सबसे पहले क्या करता है? दुकानदार सबसे पहले वस्तुओं को खरीदने का काम करता है। खरीदने का मतलब मेरे भाई वो सीपी करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका क्रय मूल्य होता है सीपी, वो हमेशा 100% होता है। क्योंकि मेरे भाई आरंभिक डिजिट्स की वैल्यू, किसी भी वैल्यू का आरंभिक मान हमेशा 100% ही होता है। तो इस दुकानदार की क्रिया में सबसे पहले दुकानदार तो वस्तुओं को खरीदेगा, और खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य। तो इसलिए हमें हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि इस दुकानदार ने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये इस दुकानदार ने 20 रुपए का खरीदा। तो ये 20 रुपए क्या हो जाएगा? इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये दुकानदार क्या करेगा? इसको अपनी दुकान में लाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका ये वाला पार्ट अलग, ये वाला आर्ट पार्ट अलग, यानी कि इस मार्कर का रॉ मटेरियल समझ लेते हैं। किसने में खरीदा? 20 रुपए में। अब ये दुकानदार
अपनी दुकान में लाएगा या अपनी किसी फैक्ट्री में लाएगा, इसको प्रोसेसिंग क्रिया से दोहराएगा। जैसे आपने उदाहरण समझा होगा कि खेतों में आलू है, कंपनियां क्या करती हैं, चिप्स की कोई कंपनी है लेज, उसने कच्चा माल उठाया आलू, उसको अपने फैक्ट्री में किसी उद्योग में लाए और फिर प्रोसेसिंग क्रिया से गुजारा, और वही जो उसने मेरे भाई 20 रुपये 30 रुपये केजी के भाव से खरीदा था उसको मार्केट में बेचा 80 रुपये। सेम प्रक्रिया। मान लेते हैं रॉ मटेरियल आपने 20 रुपये का खरीदा, अभी दुकानदार अपने पास लाएगा इसको, अब इसको मेरे भाई वो बनाएगा, इस पर एक एमआरपी चिपकाएगा, बोलेगा कि भैया मैंने तैयार किया, तो मैं इसे अपना मूल्य दूंगा। तो जो अपना मूल्य देता है, उसी अपने मूल्य को हम बोलते हैं मेरे भाई अंकित मूल्य। उसी को बोलते हैं हम अंकित मूल्य, उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि एमपी। ठीक। मान लीजिए इसने मेरे भाई ये कच्चे माल के रूप में 20 का खरीदा, इसको प्रोसेसिंग क्रिया से गुजारा और इसने अपना मूल्य निर्धारित कर दिया। कितना? 30। बोला मैं 30 रुपये निर्धारित करूंगा, यानी कि एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब इसने इसको अपने एक दुकान में बेच दिया या किसी शोरूम वगैरह में बेच दिया, और जब इसने इसको बेचा तो वो बेचना क्या कहलाता है मेरे भाई? विक्रय मूल्य। वो बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और मान लीजिए 30 की वस्तु उसने बेची कितने में? 40 की। देखो जरा, खरीदी थी कितने की? 20 की। अपना मूल्य कितना निर्धारित करा? 30। और बेचा कितने का? 40। मान लीजिए कोई व्यक्ति खरीदने के लिए आया दुकानदार से, और दुकानदार से जब ये खरीद रहा है, एक मिनट जरा, देखो 20 की इसने पीछे से खरीदी थी, 30 की मेरे भाई यहाँ पे उसने अंकित मूल्य निर्धारित कर दिया, और मान लेते हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 25। अब कोई व्यक्ति उस पर खरीदने के लिए आया, बोला कि ये जो एमआरपी जिसकी 30 रुपीज है, ये मार्कर मुझे दे दो। दुकानदार बोलेगा कि बेटा एमआरपी 30 है, तेरे लिए सिर्फ 25 का लगेगा, तेरे लिए सिर्फ 25 का लगेगा, यानी कि मैं 5 रुपए का क्या दे देता हूँ आपको? डिस्काउंट। 5 रुपए का मैं क्या देता हूँ आपको? डिस्काउंट। तो हमने आपको क्या दिया? 5 रुपए का मेरे भाई डिस्काउंट। ठीक है। इस व्यक्ति को 5 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ, किस पे? तो हमें याद ये रखना है मेरे भाई कि जो अंकित मूल्य होता है उस पे क्या निकलता है? बट्टा। उस पे क्या निकलता है? डिस्काउंट। उस पे क्या निकलता है? डिस्काउंट। और उसी पे क्या निकलते हैं मेरे भाई? छूट। देखा आपने, 30 रुपए की जो वस्तु थी वो 25 में मिल जाती है, तो यानी कि 30 रुपए पे 5 का डिस्काउंट मिल गया उसको। लेकिन अभी दुकानदार अपना एक एनालाइज करेगा घर जाके कि भैया ये जो चीज थी मेरी 20 की, मैंने बेची थी इसको 25 में, तो मैंने खुद क्या कमाया? मैंने कितना कमाया मेरे भाई? ये देखेगा कि भैया मैंने 5 रुपए का लाभ कमाया, यानी कि प्रॉफिट कमाया। अभी जो 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ये किसको ध्यान में रख के कमाया जा रहा है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस को। सीधी सी बात है। तो यानी कि हमें याद रखना है कि यानी कि जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा मेरे भाई, वो हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे निकलता है मेरे भाई? मार्क प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। तो दो बातें हमें सीखनी है। देखो 20 का खरीदा था और कितने का बेचा? 25 का। तो 5 रुपए का मेरे भाई इस लेन देन में प्रॉफिट हुआ है, और इस ग्राहक को जो लेने के लिए आया था, जिस पर एमआरपी 30 था और इसने मेरे भाई 25 का बेच दिया था, इसको मेरे भाई कितने का डिस्काउंट प्राप्त हो? 5 का। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, डिस्काउंट किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पर। और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट परसेंट हमेशा याद रखना, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा। इतनी बात हमारी समझ में आती है। एक फ्रिक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात बताया कि मेरा जो लाभ होगा, लाभ और हानि, लाभ और हानि परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलता है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अब कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना रहेगा आपका? 100%। एक फ्रिक्शंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एक फ्रिक्शन लिखी 16 सही 2/3%। 16 सही 3% प्रॉफिट की एक फ्रिक्शन मैंने बना दी। तो 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन होती है मेरे भाई 1/6। फ्रिक्शन लाभ की है तो मेरे भाई ऊपर लाभ मिलता है,
फ्रिक्शन अगर हानि की है तो ऊपर हानि मिलती है। जैसे यहाँ पे लाभ की फ्रिक्शन है तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 1 का। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस यहाँ कहाँ जाएगा मेरे भाई, तो 6 की वस्तु पे जब आप एक प्रॉफिट कमाओगे तो मेरे भाई कितने की बिक जाएगी, 7 की। तो 7 क्या बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। इस इक्वेशंस को, इस फ्रिक्शंस को हमें अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना। 16 सही 2/3% का प्रॉफिट है, इसकी फ्रिक्शन होगी 1/6। प्रॉफिट की अगर फ्रिक्शन है तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस की होती तो लॉस मिलेगा। लेकिन मेरे भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे ही आएगा। तो मेरे भाई 6 पे एक प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 7। ठीक है। अगर यही फ्रिक्शन मेरे भाई, अगर यही फ्रिक्शन, अगर इसी तरह से हम एक फ्रिक्शन समझ लेते हैं लॉस की, तो 14 सही 2/3% के मैंने समझ लिया कि मुझे हानि हो रही है, तो फ्रिक्शन कितनी बन जाएगी, 1/7। तो फ्रिक्शन इस बार हो जाएगी लॉस की, लेकिन लॉस किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो मेरे भाई तो हम ये समझ लेते हैं कि 7 का खरीदा, 1 का लॉस, तो मेरे भाई कितने का बिक जाएगा, 6 का। तो 6 उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अभी हमने देखा था मेरे भाई, अभी हमने इसी तरह से डिस्काउंट को भी देखा था। डिस्काउंट किस पे निकल रहा था हमारा, सेलिंग सॉरी, डिस्काउंट हमारा किस पे निकलता, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। जैसे मैंने बोला कि 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, 20% का बट्टा है, तो 20% की फ्रिक्शन हम बनाएंगे, कितनी बनेगी, 1/5। ठीक है। डिस्काउंट कितने का बनेगा मेरे भाई, 1 का। डिस्काउंट का परसेंटेज है तो डिस्काउंट मिलेगा ऊपर, अगर हानि का परसेंटेज है तो हानि मिलेगी ऊपर, और लाभ का है तो लाभ मिलेगा। लेकिन डिस्काउंट अभी मैंने बताया, डिस्काउंट किस पे निकलता है मेरे भाई, मार्क प्राइस पर। यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट है तो ये कितने की बिक जाएगी, 4 की। ये बिक जाएगी मेरे भाई 4 की। तो इन दोनों तीनों इक्वेशंस को हमें याद रखना है कि लाभ या हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ऊपर बनेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे मिलता है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे बनेगा। डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे, हमेशा मार्क प्राइस नीचे बनेगा और डिस्काउंट हमेशा ऊपर बनेगा। तो आइए अब हम थोड़े से प्रश्नों को हल कर लेते हैं, इतना बेसिक बहुत है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कावेरी ने 1 खिलौना 280 रुपये में खरीदा और 315 रुपये में बेच दिया, तो इसका मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 280। कॉस्ट प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 280 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 315। तो 280 की वस्तु जब 315 की बिकेगी मेरे भाई, तो कितने का प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट बनेगा मेरे भाई 25 रुपये का। ठीक है। प्रॉफिट बनेगा मेरे भाई, सॉरी, 35 रुपये का, 35 का। अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज हो लॉस परसेंटेज हो हमेशा किस पे में, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 280। कॉस्ट प्राइस है हमारा 280 इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और मेरे भाई 2 दूनी 4, 2 से गए 5, पंजे पंजे 25, और जब हम 25 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। हमारा आंसर हो जाएगा 12.5%। 12.5% हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपये में बेचकर, बेचकर मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है। 1/10 का लाभ कमाया। देखो फ्रिक्शन किसकी है, 1/10 लाभ की, लाभ की फ्रिक्शन है। तो मेरे भाई फ्रैक्शन जिसका होता है, परसेंटेज जिसका होता है वो हमेशा ऊपर बनता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे हम इस फ्रैक्शंस को देखें तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1। और प्रॉफिट हमेशा किस पे मिलता है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 10। जब कोई 10 की वस्तु हमने खरीदी है, 1 का प्रॉफिट है, तो कितने का बिकेगा हमारा, 11 का। तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा हमारा 11। अब हमें दिया क्या है, 891 रुपये में बेच रहा है, यानी कि एसपी दिया है 891। हमारा एसपी कितना आ रहा है मेरे भाई, 11 बराबर 810। हमारा एसपी आ रहा है 11, उसका एसपी 891।
एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर लागत मूल्य में 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, ये 891 है, ये 891 है, ये हो जाएगा आपका 11 8 88 और 11 1 11, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 81। हमें क्या निकालना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा किस पे निकलेगा मेरे भाई? 10 निकल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना बन जाएगा? 810। ठीक है, नेक्स्ट। ए ने बी को 10% के लाभ पर ए ने बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची, बी ने सी को 20% के लाभ पर बेची, सी ने इसको 264 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने ये कितने रुपए में खरीदी? बढ़िया प्रश्न है, आसान प्रश्न है। इसको हम फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि 10% की फ्रिक्शन होती है मेरे भाई 1/10, ये फ्रिक्शन है प्रॉफिट की। दोबारा समझिए, 10% की फ्रिक्शन है प्रॉफिट की, तो 10% की फ्रिक्शन होती है मेरे भाई 1/10। प्रॉफिट की है तो मेरे भाई अगर प्रॉफिट की है तो 10 की कोई वस्तु जब मैं 1 के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो ये कितने की बिकेगी? 10 से 11 की, 10 से 11 की। फिर आगे कहता है कि 20% के प्रॉफिट पे बेची, तो अगली फ्रिक्शन हो जाएगी हमारे 20% प्रॉफिट की। 20% का फ्रिक्शन होता है 1/5। इसका मतलब हो जाएगी 5 की कोई वस्तु में 1 प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो 5 से कितने की बिकेगी? वो 6 की, 6 की बिक जाएगी। तो छोटा भी कर लीजिए आप, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो पंजे पंजे 25, आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 25, और अंतिम मूल्य हो जाएगा इसका। आरंभ में कौन था? ए, और अंत में कौन है मेरे भाई? मेरा सी। इसने किसका दिया है? सी का मान दिया है 264। मेरे अकॉर्डिंग सी का मान कितना आ रहा है? 33, तो 33 के बराबर हो जाएगा 264। अब इसको कट कर लीजिए आप, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 3 8 24, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 8। हमसे पूछा गया है आरंभिक मान, ए का मान, तो ए का मान किस पे निकल जाएगा मेरे भाई? 25, और 25 पे कितना आंसर बन जाएगा हमारा? 200। 25 पे आंसर 25 8 हो जाएगा हमारा 200, तो आंसर बन जाएगा 200। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए एक साइकिल बी को बेची, बी को बेची 5% पर, फिर मेरे भाई 10% पर सी को बेच दिया। सी ने भुगतान किया है 23 10 का, तो ए का लागत मूल्य बताइए। सेम, 5% प्रॉफिट की फ्रिक्शन होती है मेरे भाई 1/20, और उसके बाद 10% फ्रिक्शन होती है, 10% प्रॉफिट की फ्रिक्शन होती है 1/10। जब हम 20 पे 1 का प्रॉफिट कमाएंगे तो 20 से कितने की बिक जाएगी मेरी? 21 की। 10 पे जब हम 1 का प्रॉफिट कमाएंगे तो 10 से बिक जाएगी वो 11 की। तो हमारा जो आरंभिक मूल्य प्राप्त होगा वो 200 हो जाएगा, और अंतिम मूल्य लिख लेते हैं 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 231। तो आरंभिक मूल्य कौन था? ए, अंत में कौन था मेरे भाई? सी का मान दे रखा उसने 23 10, तो ये कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई? 10। आरंभिक मान पूछा था ए का मान, ए का मान पूछा था कितने पे निकल जाएगा? 200 पे। जब हम 200 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2000। इसका आंसर हो जाएगा 2000। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, इस प्रश्न को समझते हैं। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदी। उसने एक रेडियो को 25% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 25% के लाभ हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? बढ़िया प्रश्न है, देखिए जरा ध्यान से इसको। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदी। उसने एक रेडियो को 25% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 25% के हानि पर बेच दिया। तो देखो मेरे भाई,
टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 6400, 6400। इसमें से जो पहली वस्तु है उसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा, उसको बेचा 25% के प्रॉफिट पर, ठीक है। 25% प्रॉफिट के लिए मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। दूसरी वस्तु को उसने बेचा है 25% की हानि पर, 25% की हानि पर, हानि के लिए मैंने लॉस लगा दिया। कहता है कि इन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। आप खुद बताइए, जब मैं कोई वस्तु 25% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो वो कितने की बिकेगी, 125% की बिकेगी, ठीक है। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। और जब मैं कोई वस्तु 25% के लॉस पे बेचूंगा तो वो कितने की बिकेगी, 75% की बिकेगी, वो 75% पे बिकेगी। अब इसे कट कीजिएगा, 25 पंजे, और इसे कट कीजिएगा 25 या 75। जब हम फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड का रेशो निकालेंगे, तो रेशो निकल जाएगा मेरे भाई 3/5, 3/5। तो 5 और 3 8, 8 का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6400, 6400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 800, ठीक है। अब अगर हमें फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो इनका कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं, कितना आएगा, 800 के 3 में लगाइएगा, कितना आएगा, 2400। और अगर हमें दूसरी का निकालना है कॉस्ट प्राइस तो कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 5 से, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई हमारा आंसर, 4। ठीक है। ये दोनों के कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे, बट हमसे नहीं पूछा गया कॉस्ट प्राइस, हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य तो दोनों का समान था। अब अगर आपको पहली वस्तु से विक्रय मूल्य निकालना है तो पहली वस्तु का कितना निकालना पड़ेगा, पहली वस्तु को बेचा था मैंने 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि निकालना पड़ेगा 125%। अगर हमें दूसरी से विक्रय मूल्य निकालना तो दूसरी को बेचा था मैंने 25% की हानि पर, यानी कि 75% पर। तो किसी से भी निकाल, मैं पहले से निकाल देता हूँ, जिसको मैंने बेचा था 25% के प्रॉफिट पर, यानी कि 125% पे निकाल दिया, ठीक है। 25 पंजे, 25 चौका, और 4 से जाएगा कितनी बार मेरे भाई, 600। 600 की 5 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 3000, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई 3000। तो इसका आंसर हमारा कितना था, 3000। ये ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो इसका आंसर 3000 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रश्न देखिए आप। एक दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर और 8% की हानि के मुकाबले से 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी का लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य मेरे भाई यानी कि हमें क्या बताना है, तो देखिए क्या कहानी है। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपको पता है कि स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितना रहता है मेरे भाई, किसी दोस्तों का 100%। अब इसने सबसे पहले इसको 8% के प्रॉफिट पर बेचा। जब इसने इसको 8% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितने की बिकेगी मेरे भाई, 108% की बिकेगी। फिर ये कह रहा है कि इसको मैं 8% के लॉस पे बेचता हूँ। जब मैं इसे 8% के लॉस पे बेचूंगा तो कितने की बिकेगी, 92। पहले इसको 8% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, फिर इसको 8% के लॉस पे बेचा गया, तो 28 रुपये अधिक मिलते हैं। 28 रुपये अधिक मिलते हैं। मेरा कितना ज़्यादा हो रहा है मेरे भाई, 16। 16 बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो 4 × 16, 4 × 7 = 28। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 7/4। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने पे निकलता है, 100% पे। तो 100% पे मेरे भाई इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम। 4 से कितनी बार जाएगा ये, 25 बार, और 25 कितना हो जाएगा हमारा, 175। इसका आंसर 175, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में 100 माना है, 8% के प्रॉफिट पर 108 का, फिर 8% के लॉस पर 92 का, कितना ज़्यादा हो रहा है, 60। इसका कितना जा रहा था, 28। 1 यूनिट इक्वल टू 7/4। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था मेरे पेमेंट, 100 पे निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये देखिए प्रश्न। प्रश्न है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको करने के कई मेथड। सबसे पहले इसका शॉर्ट मेथड देख लीजिए। सबसे पहले इसको शॉर्ट मेथड देख लीजिएगा। शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड ये है, मान लीजिए 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है। 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है, यानी कि सेल किया जा रहा है। अब उसमें 11 मीटर तो मेरे भाई विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त होता है, तो मैं 11 को मान लेता हूँ प्रॉफिट हो रहा है। 11 को मैं प्रॉफिट मान लेता हूँ। अब अगर कोई वस्तु 33 बिक्री है, 11 का प्रॉफिट है, तो कितनी खरीदी जाएगी वो? 22। तो सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस की जगह कितना हो जाएगा? 22। बस प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना ही है। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हो गया? 11 का। और मुझे पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 22 इंटू 100। 11 दूनी 22 और 2 से कितनी बार जाएगा ये? 50। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसका एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये तभी लगाना है जब मेरे भाई लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर होती है, ना कि क्रय मूल्य। तो फिर मेथड अलग हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा। 33 मीटर बेच रहा है, तो मेरे भी बेच रहा था, मैंने इसको बोल दिया सेलिंग प्राइस। और 11 मीटर के बराबर लाभ हो रहा था, लाभ। तो मेरे भाई लाभ मैंने मान लिया 11। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से विक्रय मूल्य में से 11 का प्रॉफिट घटा दूंगा तो कॉस्ट प्राइस कितना बचेगा मेरे भाई? 22। पता नहीं कहाँ से निकला। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 22, प्रॉफिट है 11 का। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस में निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू हो जाएगा 100। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर बन जाएगा 50%। आई थिंक दूसरे मेथड की जरूरत ना पड़े, बाकी ये मेथड ठीक है, इसमें लग जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, बाकी अगर देखना चाह रहे तो इसको देखिए मेरे भाई। देखो कैसे होगा। 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो कितना बेच रही है रानी मेरे भाई? 33 मीटर कपड़ा बेच रही है, यानी कि 33 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कहता है कि विक्रय प्रॉफिट होता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। ठीक है भाई, आइए इसको देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रॉफिट बराबर होता है मेरे भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 11 के विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी बिक्री है? 33। 33 मीटर कपड़ा। अरे 33 मीटर कपड़ा तभी तो बेचोगे जब स्टार्टिंग में 33 मीटर कपड़ा खरीदोगे, तो ये हो जाएगा 33 सीपी। है भाई, 33 मीटर कपड़ा तभी तो बेचोगे जब 33 मीटर कपड़ा स्टार्टिंग में हम खरीदेंगे। तो मेरे भाई मेरा सीपी हो जाएगा 33। सीधी सी बात है। अब 33 एसपी में से 11 एसपी घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा भाई? मेरा 22। तो ये हो जाएगा 33 सीपी बराबर 33 में से 11 जाके कितना बचेगा? 22 एसपी। 22 एसपी। तो 11 किया 33 और 11 दूनी 22। तो सीपी अपॉन क्या हो जाएगा? एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2 की वस्तु 3 में बिक रही है, तो प्रॉफिट कितने का आएगा मेरे भाई? 1 का। और प्रॉफिट 1 का आ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 2 पे। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 50%। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको बताया वो मेथड बेस्ट है, शॉर्ट ट्रिक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 50। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए प्रश्न। कुछ संतरे एक एक कुछ संतरे एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, समान संतरे 1 रुपए की दर से, और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचने पर लाभ।
चलो ये प्रश्न बढ़िया है, ये भी इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ संतरे इस दर पर खरीदे कि एक संतरा 2 रुपए का है, कुछ संतरे इस दर पर खरीदे कि 2 संतरा 1 रुपए का है, फिर उसने सभी संतरों को 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिया। लाभ या हानि हमें बतानी है। सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। दो कंडीशन में इसका कॉस्ट प्राइस दिया है। पहले उसने बोला है कि एक संतरा पड़ा है 2 रुपए का, ठीक है। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि 2 संतरे पड़े मुझे 1 रुपए के, ठीक है। ये होगी इसकी खरीदने की दर। उसके बेचने की दर भी देख लेते हैं, क्या है बेचने की दर है। चार संतरे चार संतरे बिक रहे हैं 3 रुपए। सबसे पहले इसमें करना क्या है मेरे भैया, ये जितने भी वस्तुएं दी गई हैं, वस्तु एक संतरा, 2 संतरा और 4 संतरा, 1 2 4 वस्तुएं, ठीक है। इनका एलसीएम बना, 1 2 संतरे और 4, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा इनका 4, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, एक संतरा 2 रुपए का, तो मैं इसको खरीदने की दर बनाता हूँ। जब मार्केट में जाते हो, मार्केट में जब खरीदते हो तो क्या बोलते हो सर, 40 रुपए पर केजी। कोई भी वस्तु आपने खरीदी तो आप क्या बोलोगे सर, 40 रुपए पर केजी मैं खरीद के लाया हूँ। तो ऊपर कीमत लिखते हो, नीचे मेरे भाई इसकी क्वांटिटी लिखते हो, ऐसे ही होता है। तो दर क्या होती है, कीमत बटे क्वांटिटी। यहाँ कीमत देखो कितनी है 2, क्वांटिटी कितनी है 1, दर बन गई। और खरीदने कितनी है, यानी कि एक इतने का पड़ा, तो खरीदने कितने मेरे भाई 4, मुझे एलसीएम मेरा 4 आया था, तो यहाँ 4 से गुना लगा देंगे तो मेरे भाई कितने का पड़ेगा मुझे 8, ठीक है। अभी यहाँ पे दर कैसे बनती है मेरे भाई, ऊपर कीमत आती है, नीचे क्वांटिटी आती है। ऊपर रुपए, नीचे क्वांटिटी, कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 संतरे मेरे को खरीदने हैं। कितने का पड़ेंगे मेरे भाई 2 के। तो टोटल मुझे 8 और 2 कितने का कॉस्ट प्राइस बनेगा 10 का, मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 का, ठीक है। यहाँ पे मैं दर बनाता हूँ, दर कैसे बनती है, ऊपर रुपीज नीचे क्वांटिटी, ऊपर रुपीज कर देंगे 3, नीचे क्वांटिटी कर देंगे 4। और मेरे भाई देखो जरा, मैंने 4 संतरे यहाँ खरीदे थे, 4 संतरे यहाँ, तो मेरे पास 8 संतरे हो चुके हैं, तो मैं 8 संतरे आगे बेचूँ, तो मैं 8 संतरे कितने के बेचूंगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो मैं 6 के बेचूंगा। खरीदे कितने मेरे 10 के, तो मेरे भाई मुझे कितने का लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है मेरे भाई 4 का। और लॉस का परसेंटेज किस पे निकलता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 10, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100, 0 से 0 कितना आंसर फाइंड हो जाएगा हमारा 40। तो हमारा आंसर बन जाएगा मेरे भाई 40% लॉस, 40% लॉस हमारा आंसर हो जाएगा। आराम से इस वीडियो को रोक के आराम से इसको समझ के प्रश्न को ठीक कीजिएगा, ठीक है। एक संतरा 2 रुपए का खरीदा, फिर 2 संतरे मैंने 1 के खरीदे, फिर इन सबको मिला के 4 संतरे 3 रुपए की दर से मैंने ली। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो वस्तुएं दी गई हैं इन वस्तुओं का एलसीएम बनाना है, वो मेरी क्वांटिटी आ जाएगी टोटल। और याद रखना है मेरे भाई दर कैसे बनती है, ऊपर मेरे भाई कीमत और नीचे मेरे भाई क्वांटिटी। ऊपर कीमत नीचे क्वांटिटी, कीमत कितनी है 2, क्वांटिटी कितनी है 10, कितने खरीदने 4 संतरे 8 के। ऊपर रुपीज नीचे क्वांटिटी 4 के 2, 8 और 2 10, ऊपर रुपीज नीचे क्वांटिटी कितना मेरे भाई 4 यहाँ खरीदे, 4 यहाँ 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 10 से 6, लॉस कितने का 4 का। लॉस का परसेंटेज किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे 200, 40% का लॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए कहता है कि 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे और 10% का लाभ, तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 10% के लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। बड़ा आसान प्रश्न, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। देखो एक छोटी सी बात समझिएगा कि जो कीमत होती है मेरे भाई, जो कॉस्ट होता है कॉस्ट, ठीक है ना,
वो खपत की यानी कि क्वांटिटी की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कीमत जो होती है मेरे भाई, जो कंजप्शन होती है, दोबारा समझिए कि जो कीमत होती है वो खपत की, खपत मतलब आपकी क्वांटिटी, आपकी कंजप्शन, या मैं कह सकता हूँ मेरी भाई संख्या, संख्या की उल्टी होती है। यानी कि अगर संख्या का अनुपात 2:3 है, खपत का अनुपात 2:3 है, तो मेरे भाई कीमत का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। सिंपल सी बात है। अगर खपत का अनुपात मेरे भाई 5:4 है, 5:4 है, तो कीमत का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। छोटी सी बात है, याद रखनी है। आइए देखिए क्या कहता है, 10% के लाभ पर बेचिए। यानी कि मैं मान लेता हूँ जो कीमत है मेरे भाई, जो कीमत है वो 100 थी स्टार्टिंग में, इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो उसे कितनी होगी? वो 110 होगी, 110 होगी, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 0 से 0। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी कीमत का अनुपात कितना होगा? 10 से 11। और कीमत का अनुपात अभी हमने देखा किसके उल्टा होता है मेरे भाई? संख्या का, यानी कि क्वांटिटी का। संख्या यानी कि खपत, यानी कि क्वांटिटी, कुछ भी कीजिए आप, क्या हो जाएगा? 11 से 10। तो स्टार्टिंग में कितना खरीद रहा था वो? 11 से 10। स्टार्टिंग में कितना खरीद रहा था वो? 11 से 19। यहाँ भी कितना आ रहा है? 11। तो कितने बेचेगा वो? 10। कितने बेचेगा मेरे भाई? अगर वो 11 खरीद रहा था तो कितने बेचेगा? 10। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है, 10% के लाभ हो रहे हैं। तो मेरे भाई मेरा कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, यानी कि मेरा मूल्य 100 से कितना हो जाएगा? 110। मूल्य का रेशो यानी कि कीमत का रेशो हो जाएगा 10 से 11। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो संख्या, खपत, क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा उल्टा, 11 से 10। स्टार्टिंग में कितना खरीदा था मैं? 11। यहाँ भी 11 खरीदा हूँ, यहाँ भी 11, तो कितना बिकेगा मेरे भाई? 10। ठीक, सिंपल सा प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए जरा प्रश्न, 2 पेंसिल, 4 पेन, 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपये, 12 रुपये। तो आपसे पूछा कितने का मेरे भाई? और दिया है 8 पेन, 10 पेंसिल, 4 रबड़ का मूल्य 36। तो पूछा कितने दिया है? 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ का मूल्य कितना हो? मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक इक्वेशन तो बनेगी, 2 पेंसिल, 4 पेन, 8 रबड़ बराबर हो गया 12। एक हो जाएगा मेरे भाई 8 पेन, 10 पेंसिल, 4 रबड़ का मूल्य हो जाएगा 36। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप जोड़ दीजिए। जब इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो पेंसिल में पेंसिल जुड़ जाएगा, यहाँ 2 पेंसिल है और यहाँ पेंसिल कितनी है? 10। तो 2 पेंसिल 10 पेंसिल कितनी हो जाएगी? 10 पेंसिल, सॉरी 12 पेंसिल, 12 पेंसिल हो गए। मतलब पेन पेन में जुड़ेगा तो यहाँ 4 पेन है, 8 पेन है, कितने पेन हो जाएंगे? 12 पेन, 12 पेन, 8 रबड़ है, 4 रबड़ है, कितनी हो जाएंगे मेरे भाई? 12 रबड़, 12 रबड़ हो जाएंगे। इधर हम जोड़ देंगे तो 12 और 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48, 48 मूल्य हो जाएगा। पूछा किसका गया है? 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ का। तो अगर 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ बनाने हैं तो 4 से भाग कर दीजिएगा। 4 तिया 12, तो 3 पेंसिल, 4 तिया 12, 3 पेन, और 4 तिया 12 यानी कि 4, 3 रबड़। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य करने के लिए मैंने 4 से गुणा लगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 12। आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, प्रश्न है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। आइए इसको देखते हैं क्या है। देखिए, सेलिंग प्राइस है,
कहता है कि सेलिंग प्राइस को अगर मैं 3 गुना कर दूं, सेलिंग प्राइस को अगर मैं 3 गुना कर दूं, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस 1 था, अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना। तो प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है, प्रॉफिट जो था वो 5 गुना हो जाता है, प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है मेरे भाई, 1 से 3 हो रहा था, यहाँ वृद्धि कितने की, 2 की। तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है मेरे भाई, 4 की। आपने वस्तु तो एक ही है, जब आपने इसका विक्रय मूल्य 3 गुना किया तो मेरे भाई 1 से 3 हो गया, लाभ आपने 5 गुना किया, 1 से 5 हो गया। तो सेलिंग प्राइस में वृद्धि हो रही है 2 की, यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है, और प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है 4 की। तो ये वृद्धि हमेशा बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरे भाई इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करने के लिए मुझे यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि स्टार्टिंग में मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2। 2 सेलिंग प्राइस का मेरा भाई, मेरा स्टार्टिंग का प्रॉफिट कितना आएगा, 1। अब अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा लेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 1। प्रॉफिट कितना बना हमारा स्टार्टिंग में, 1। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 1 गुना मेरे भाई कितना हमारा, 100। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 100%। 100%। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं, अच्छी तरह से ध्यान से समझिए इसको। कहता है कि सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस 3 गुना करने का मतलब पहले 1 था, फिर कितना होगा मेरे भाई, 3। फिर कहता है कि लाभ 5 गुना कर दिया जाता है, तो प्रॉफिट पहले कितना था मेरे भाई, 1, फिर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, 4 की। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वृद्धि इक्वल होनी चाहिए। यहाँ वृद्धि अगर 4 की है तो यहाँ भी वृद्धि 4 की बनेगी, और इसको 4 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा यहाँ होगी मेरे भाई, तो 2 से गुणा यहाँ होगी, ठीक है ना, 2 से गुणा यहाँ होगी तो 2 से गुणा यहाँ भी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस देखिए मेरे भाई कितना है, सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में है कितना, 2। और स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रॉफिट कितना बन रहा है मेरे भाई, 1। तो जब सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटाएंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा, 1। ठीक है ना। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 1। और प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर, और इंटू 100 कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 100%। इसका आंसर बन जाएगा हमारा 100%। नेक्स्ट, ये देखिए प्रश्न, 2 कुर्सियाँ, एक मेज 170 रुपये की है, और 5 कुर्सियाँ 4 मेज 530 रुपये की हैं। तो एक कुर्सी की लागत मूल्य हमें बताना है, ठीक है। देखिए समझते हैं। तो उसने बोला कि 2 कुर्सी और एक मेज का मूल्य दिया है मेरे भाई 170। फिर 5 कुर्सी, 5 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य, 4 मेज का मूल्य हमें दिया मेरे भाई 500। हमसे पूछा क्या गया है, एक कुर्सी का मान, यानी कि हमें के का मान निकालना है। तो समझ में ही आता है कि अगर हमें कुर्सी का मान निकालना है के का, तो भाई इस एम को खत्म कर दो आप। तो इस एम को कैसे खत्म करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 4m है तो यहाँ भी 4m बनाना है, तो 4 से गुणा लगा दिया। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 के, ये हो जाएगा आपका 4m, और ये हो जाएगा 17 चौका 68, यानी कि 680। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, 4m से 4m गया, 8 के में से 5 के जाके कितना बचेगा, 3 के, तो उसको घटा दीजिएगा, 0 आ जाएगा। 8 में से 3 गया 5, और 6 में से 5 जगह बचेगा 1, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 50 बार। कितना आंसर बन जाएगा, 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए प्रश्न, 23% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर कह रहा है कि 9% का हानि हो रही है। तो वही बात है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस हमने स्टार्टिंग में कितना मान लिया, तो अब अगर मैं इसे 23% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो कितने की बिकेगी, 123 की। और अगर मैं इसे 9% के लॉस पे बेचता हूँ, 9% के
लॉस से बेचता हूँ मेरे भाई, तो ये कितने की बिक जाएगी, 91। दोनों में अंतर चेक कर लेता हूँ, मुझे कितने का मिलेगा। ठीक है, दोनों का अंतर चेक कर लेते हैं कितने का मिलेगा। तो 123 और 91 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32। 3 में से 1 गया 2, और 12 में से 9 गया 3, तो अंतर आया 32 का। यहाँ अंतर कितने का बन रहा है, 928 का, 928 मेरे भाई। इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, कट कर लीजिए इसे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 8 से काट लीजिए इसे मेरे भाई। अगर ये कटते हैं तो 8 दूनी 16, और मेरे भाई 16, 8 न्यू 72, एक बराबर कितना हो जाएगा, 29। हमसे पूछा क्या गया है, फर्स्ट प्राइज, तो 100 पे निकल जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2900। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सरस्वती एकेडमी से जुड़े जितने भी हमारे पुराने विद्यार्थी और जितने भी मुझे नए विद्यार्थी देख रहे हैं, हम बहुत जमीन स्तर से उठे हैं। सरस्वती एकेडमी, मेरा मानना है कि हम जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, हम सब सरस्वती एकेडमी का एक परिवार है। और इस परिवार को जितना आगे ले जाओगे मेरे भाई, कहीं मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जन जन से बच्चा, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य है समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से ही संभव होगा। तो सभी से निवेदन है कि सरस्वती एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि हम कंटिन्यू क्लास रखें। इससे आपका भी प्रोत्साहन होगा और हमें भी प्रोत्साहन होगा। मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये क्लास डेली 8 से 9:30 रहेगी लगभग। अभी धीरे धीरे क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ाता जाऊंगा मैं। ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग में क्लास 1 घंटे की या आधे घंटे की भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे क्लास हम स्टार्ट आगे बढ़ेंगे। बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप सरस्वती एकेडमी का जो हमारा ऑफिस नंबर है, इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। इस पे आप नोट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉफ्ट कॉपी में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, या बैचेस से संबंधित हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे संबंधित इस कॉल पे, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का सहयोग रहा तो ऑनलाइन में भी वही धमाल मचाएंगे जो हमारा ऑफलाइन में। ठीक है, इसके बाद हम आगे लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद।